सेइजी हसुमी एक हाई स्कूल टीचर है जिसे स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। उसके साथ काम करने वाले टीचर्स भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्लास में हर कोई उसे चाहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी ये मासूमियत सिर्फ एक मुखौटा थी। अंदर से वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो अपने फायदे के लिए किसी का भी खून कर सकता था। 14 साल की उम्र में ही उसने अपने माता पिता और अपने टीचर को मौत की घाट उतार दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब हासुमी अमेरिका गया तो उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उसी की ही तरह मौत का खेल खेलने में यकीन रखता था। क्ले को लगा कि हासुमी भी उसके जैसा है, बस मजे के लिए इंसानों को मारने वाला शिकारी। दोनों ने मिलकर अमेरिका में ढेर सारे मर्डर्स किए। हर मर्डर के बाद उनके अंदर एक नई हैवानियत जन्म लेती गई। क्ले बस एक मेंटल पेशेंट था जिसे लोगों को मारने में मजा आता था, लेकिन हासुमी का मकसद कुछ और था। उसे लोगों को प्लान करके मारने में अच्छा लगता था, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। जब उसे एहसास हुआ कि क्ले उसकी सोच से मेल नहीं खाता तो उसने क्ले को बेहोश किया और फिर उसे एक बैरल में डालकर जिंदा जला दिया। जल्दी वो पकड़ा गया, लेकिन उसने लूप होल्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसके ऊपर से क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और उसे वापस जापान भेज दिया गया, जहां वो एक टीचर की नौकरी करने लगा। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। हासुमी एक इंग्लिश टीचर बन चुका है। स्कूल में हर कोई उसे पसंद करता है, लेकिन किसी को उसके भयानक अतीत के बारे में नहीं पता था। एक दिन स्टाफ रूम में टीचर्स एग्जाम में हो रही नकल को रोकने के लिए मीटिंग करते हैं। हासुमी कहता है कि यह बच्चे एग्जाम में चीटिंग करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में एक एक बच्चे की तलाशी नहीं ले सकते। इसलिए वो कहता है कि हमें सिग्नल जैमर्स का यूज करना चाहिए ताकि बच्चे एग्जाम में आंसर ना देख सकें। हालांकि दूसरे टीचर उसके इस आइडिया से सहमत नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि ये कानून के खिलाफ है और ऊपर से इतनी छोटी चीज के लिए सिग्नल जैमर्स का इस्तेमाल करना सही नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद तीन दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। राइका नाम की एक लड़की के से पूछती है कि क्या तुम इस बार चीटिंग कर रहे हो। के को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो कहता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो ऐसे ही सिस्टम को धोखा देता रहूंगा। इसी बीच एक स्टूडेंट के फादर स्कूल में आकर शिकायत करते हैं कि उनकी बेटी को स्कूल में परेशान किया जा रहा है, लेकिन हासुमी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके बाद वो आदमी गुस्से में आकर उस पर सिगरेट फेंक देता है। अगले दिन कुछ लड़कियां हासुमी के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि पीई टीचर ने मिया के साथ कुछ गलत किया है। स्कूल खत्म होने के बाद हासुमी मिया से उसकी गाड़ी में मिलता है। डर और शर्म से कांपती हुई मिया बताती है कि जब टीचर को पता चला कि उसने चोरी की है तो उसने उसका फायदा उठाया। उसने चोरी का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। बदले में उसने मिया को फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए मजबूर किया। हासुमी मिया को उसी दुकान में ले जाता है जहां से उसने चोरी की थी। उसके कहने पर मिया दुकान के मालिक से चोरी किए गए सामान के लिए माफी मांगती है और वो भला आदमी भी उसे माफ कर देता है। अगले दिन हासुमी उस टीचर के पास गया और कहा कि अब तुम्हारी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। एग्जाम के दिन हासुमी स्टूडेंट्स के मोबाइल इकट्ठा करता है और सबके मना करने के बाद भी वो सीक्रेटली सिग्नल जैमर ऑन कर देता है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। हालांकि इसके बाद भी कुछ बच्चे अपनी चीटिंग की आदत से बाज नहीं आते। जब एग्जाम खत्म होता है तो केसुके नाम का एक बदमाश लड़का के को बड़ी बेरहमी से पीटता है, क्योंकि उसने एग्जाम में आंसर्स नहीं बताए थे। वो कहता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और वो खुद भी कुछ नहीं लिख पाया। वहीं दूर खड़ा रेडियो क्लब का एडवाइजर उनकी बातें सुन रहा था। बच्चों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुमने ही फोन जैम किए थे, लेकिन एडवाइजर ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी बीच वही नाराज पिता फिर से स्कूल में आता है। इस बार उसके पास सबूत है कि उसकी बेटी को स्कूल में परेशान किया जा रहा था। वो एक सीक्रेट ऑनलाइन पोस्ट दिखाता है जिसमें उसकी बेटी के साथ हो रही बुलिंग के बारे में लिखा गया था। वो कहता है कि ये देखिए, ये रहा सबूत, लेकिन हासुमी इसे भी नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि आप सिर्फ बेकार की शिकायतें कर रहे हैं, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सबको एक्सपोज करने की धमकी देता है। उस रात हासुमी उस पिता के घर के आसपास टहलता है। उसकी नजर बाड़ के पास रखी पानी की बोतलों और वहां पर पड़ी ढेर सारी सिगरेट्स पर जाती है। वो कुछ पल उन्हें घूरता है, जिसके बाद उसे उस आदमी को अपने रास्ते से हटाने का एक आइडिया आता है। अगली सुबह स्कूल की छत पर मिया और हासुमी मिलते हैं। मिया हासुमी को थैंक यू कहती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। वो हासुमी को किस करती है। पहले तो हासुमी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर वो खुद को भी रोक नहीं पाता। तभी अचानक किसी की आहट होती है। हासुमी चौकन्ना हो जाता है और तुरंत मिया को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हासुमी ने केसुके को बाहर आने को कहा। उसने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, लेकिन इसके बाद भी हासुमी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम उस आदमी को देखते हैं। बेचैनी में वो अपने घर के बाहर बैठा था। वो एक और सिगरेट जलाता है, गहरी कशे भरता है और आधी जली हुई सिगरेट दूर फेंक देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी किस्मत भी उसी जलती हुई राख में लिखी जा चुकी थी। कुछ ही देर में वो आधी जली हुई सिगरेट ढनक कर उन बोतलों के पास आ जाती है और मिनटों में उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। वो आदमी भी आग की लपटों में घिर जाता है और वहीं दम तोड़ देता है।
अगले दिन एक डिटेक्टिव स्कूल के टीचर से मिलने आता है। वो समझ गया था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये किसी की सोची समझी चाल थी जिसे बहुत प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। पता चलता है कि उसके घर के बाहर टंगी पानी की बोतलों में किसी ने पेट्रोल भर दिया था, जिससे आग और भी भयानक हो गई। सबसे पूछताछ करके जब डिटेक्टिव वहां से जा रहा था, तभी रेडियो क्लब का एडवाइजर उनसे मिलने आता है। वो कहता है कि उसे इसके पीछे हासुमी का हाथ लगता है, क्योंकि वो जिस स्कूल में भी जाता था उसके आसपास अक्सर ऐसे क्राइम्स बढ़ जाते थे, लेकिन डिटेक्टिव उसके क्राइम की इस कड़ी को जोड़ नहीं पाते। हम के को देखते हैं जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो पहले से ही हासुमी को लेकर डाउट में था। वो जानना चाहता था कि हासुमी के पिछले स्कूल में क्या हुआ था। इसी बीच हासुमी एक आर्ट टीचर के पास जाता है। वो उसका एक ऐसा राज जानता था जो अगर सबके सामने आ जाता तो उसकी नौकरी चली जाती और पूरे शहर में उसकी बदनामी होती सो अलग। असल में वो गे था और स्कूल के ही एक लड़के मासाहिको से प्यार करता था। आर्ट टीचर ने उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन हासुमी की आंखों में दया नहीं थी। वो कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। हासुमी उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाता है और उसे ब्लैकमेल करके उसकी महंगी कार और उसके घर पर कब्जा कर लेता है। रात में वो मिया को उसके घर में ले जाता है। जब हासुमी नहाने के लिए जाता है तो मिया उसकी पीठ पर एक पुरानी चोट देखती है। वो पूछती है कि ये कैसे हुआ, लेकिन हासुमी जवाब देने से इनकार कर देता है। अगले दिन के और उसके दोस्त लाइब्रेरी में बैठे वर्थर इफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वर्थर इफेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब भी कोई आदमी सुसाइड करता है तो उसकी मौत की न्यूज से उसके आसपास अचानक से ही सुसाइड रेट बढ़ जाते हैं। इसे कॉपी कैट सुसाइड भी कहा जाता है। वो उस स्कूल के बारे में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं जहां हासुमी पहले टीचर था। उन्हें पता चलता है कि वहां 4 लोगों ने सुसाइड किया था। एक ने फांसी लगा ली, एक ने छत से कूदकर जान दे दी और 2 बच्चों ने जहर से खुद को मार लिया था। के धीरे से बोलता है कि कहीं हासुमी तो इसमें शामिल नहीं। वो इसके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन राइका उसे तुरंत रोक देती है और कहती है कि अगर ये सच है तो हमारा और जानना खतरनाक हो सकता है। उधर स्कूल में अचानक एक लड़ाई छिड़ जाती है। पता चलता है कि एक ऑनलाइन पोस्ट में केसुके पर आरोप लगाया गया कि उसने उस स्टूडेंट के पिता के घर को जलाया था। उन्हें लड़ता देख मिया को कुछ याद आता है। उस रात जब वो हासुमी के साथ सो रही थी तो हासुमी ने उससे पूछा था कि क्या वो किसी ऑनलाइन फोरम में पोस्ट कर सकती है। उसे शक हो जाता है कि ये पोस्ट शायद हासुमी ने किया है। तभी वहाँ हासुमी आता है और उनकी लड़ाई रुकवाता है, लेकिन असल में वो एक जानवर था जो अपने शिकार को धीरे धीरे अपने जाल में खींच रहा था। शाम को हासुमी केसुके से मिलता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। केसुके कहता है कि मैं पैसे नहीं लाया, जिस पर हासुमी जवाब देता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से है। रात में हासुमी अपने खंडहर घर में बिना कपड़े पहने वर्कआउट कर रहा था। बैकग्राउंड में एक पुराना गाना बज रहा था जो वो अक्सर किसी का खून करने के बाद सुना करता था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हासुमी ने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था। वो अक्सर अपने एक मर्डर को छुपाने के लिए और मर्डर किया करता था। अपने पेरेंट्स के साथ भी उसने यही किया। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने उस रात खुद पर कई बार चाकू से वार किया था। फिर उसने पुलिस को फोन किया और सब कुछ ऐसे प्लान किया कि लगे किसी ने उस पर हमला किया था। उस रात हासुमी ने सिर्फ अपने माता पिता को नहीं मारा था, बल्कि उसने अपने अंदर के इंसान को भी दफना दिया था। वहीं दूसरी ओर स्कूल का एडवाइजर के से मिलता है। उन दोनों को ही हासुमी पर शक था। जब एडवाइजर ने हासुमी के अतीत को खंगाला तो चौंकाने वाले राज सामने आए। हासुमी का पुराना ट्यूटर, उसके अपने माता पिता और वो हाई स्कूल जहाँ कई बच्चों ने एक के बाद एक सुसाइड किया था, सब एक ही कड़ी में जुड़े हुए थे। लेकिन एडवाइजर को पता नहीं था कि जिस कमरे में वो बैठा है वहाँ पर हासुमी ने माइक्रोफोन लगाया था। हासुमी अपनी सीट पर बैठा उनके हर शब्द सुन रहा था, जिसके बाद उसने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उस रात एडवाइजर ट्रेन में अकेला सफर कर रहा था। ट्रेन में भीड़ बहुत कम थी और जो लोग थे भी वो भी अपने फोन में बिजी थे। हासुमी उसके सामने आता है और पूछता है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। उसने आसपास नजर दौड़ाई और उस पर अटैक कर दिया। फंदे से झूलती उसकी लाश अगली सुबह खबरों में छा जाती है। स्कूल में उसकी मौत की खबर सुनते ही के दौड़ता हुआ क्लासरूम में जाता है और सबूत ढूंढने लगता है। उसे सॉकेट के अंदर एक माइक्रोफोन मिलता है, पर तभी हासुमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो एडवाइजर की मौत पर के से सवाल करने ही वाला था कि अचानक वहाँ राइका आ जाती है। वो पूछती है कि के कहाँ है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता। हासुमी ने के को बेहोश कर दिया और उसे कसकर बांध दिया। उसने पूछा कि तुम्हारे अलावा और कौन कौन मेरे बारे में जानता है। वो उन सभी बच्चों के नाम भी पूछता है जिन्होंने एग्जाम में चीटिंग की थी। हासुमी ने एक पेपर पर उनके नाम लिखे और फिर के को बुरी तरह टॉर्चर करके मौत की घाट उतार दिया। कुछ दिनों बाद हासुमी फिर से मिया को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वो दोनों अब लवर्स बन गए थे। लेकिन जब हासुमी नहाने गया तो मिया उसका बैग टटोलने लगी। बैग में उसने कई मोबाइल फोन्स देखे। के जो कई दिनों से लापता था, उसका फोन भी हासुमी के बैग में मिलता है। मिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात वो हासुमी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास के का फोन है।
हासुमी एक नकली हंसी हंसता है और कहता है कि जब हम ड्रिंक कर रहे थे तो के उसे वहीं भूल गया था, पर मिया को अब उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। हासुमी को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि मिया अब उसके राज के करीब आ चुकी थी, जिसके बाद उसने मिया को अपना अगला शिकार बनाने की ठान ली। उस रात उसने मिया की आईडी से एक फेक सुसाइड नोट लिखा ताकि उसकी मौत सबको सुसाइड लगे। अगले दिन स्टूडेंट स्कूल में एक इवेंट की तैयारी कर रहे थे। हासुमी मिया को स्कूल की छत पर ले जाता है। मिया लगातार उससे सू के बारे में सवाल कर रही थी। हासुमी उसकी बातों को और नहीं झेल सकता था, जिसके बाद वो उस पर एक जोरदार हमला करता है और मिया बेहोश हो जाती है। हासुमी उसे छत से धक्का दे देता है और उसका लिखा हुआ सुसाइड नोट छोड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक और स्टूडेंट मिया को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। हासुमी ने उस पर भी हमला कर दिया और उसे मार डाला। उस लड़की को मारना उसके प्लान में शामिल नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि वो इस दूसरी लड़की की मौत को कैसे छुपाए, लेकिन जल्द ही उसके अंदर का साइको उस पर हावी हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो सभी को मार डालेगा। हासुमे ने उस आर्ट टीचर को फोन किया और उसे कहा कि जल्दी आओ, तुम्हारा प्यारा स्टूडेंट मुसीबत में है। टीचर घबरा गया और बिना सोचे समझे स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। उधर स्कूल में बच्चों ने देखा कि फिर से उनके फोन का नेटवर्क चला गया है। वो समझ गए कि उनके फोन जैम किए जा रहे हैं। इसी बीच हासुमी अपने घर पहुंचा। उसने वो हथियार निकाला जिससे वो अपने खूनी खेल को अंजाम देने वाला था। जब आर्ट टीचर घबराया हुआ स्कूल में पहुंचा तो पाया कि हासुमी पहले से ही वहां खड़ा है। हासुमी ने उसे अंदर आने को कहा और जैसे ही वो करीब आया, हासुमी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। उसने अपने जूते उतारकर कोने में रख दिए और आर्ट टीचर के जूते पहनकर सबको मारने के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स को कुछ अजीब लगने लगा था, पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पीई टीचर भागते हुए बाहर आया और देखा कि हासुमी एक शॉटगन लिए उसके सामने खड़ा था। हासुमी ने उसकी ओर मिया का अंडरवेयर फेंका और उस पर गोली चला दी। इसके बाद हासुमी ने अफवाह फैलाई कि स्कूल में घुसपैठिए हैं और सभी स्टूडेंट्स को छत की ओर भेजने लगा। अब पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। कुछ ने उस पर भरोसा किया और कुछ ने नहीं। स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए बैरिकेड्स बनाए, पर हासुमी ने शिकारियों की तरह उनका पीछा किया। उसने दरवाजा खटखटाया और एक एक करके सभी को गोली मारता गया, जैसे किसी पक्षियों के झुंड पर निशाना साध रहा हो। उसने चीटिंग करने वाले बच्चों की लिस्ट खोली और मारे गए स्टूडेंट्स के नाम पर क्रॉस का निशान लगाता गया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी गन को देखा तो पाया कि उसकी शॉटगन एक मॉन्स्टर में चेंज हो रही है। उसे अपने पार्टनर किले की आवाज आती है, जो उसे कहता है कि तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं थे। वो कहता है कि सभी को मार डालो, जिसके बाद हासुमी को फिर से खूनी खेल का जोश चढ़ गया। हासुमी के कहने पर जो स्टूडेंट्स छत पर आए थे, उन्होंने पाया कि दरवाजा बंद है। कुछ देर बाद उन्हें हासुमी की आवाज आई। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन तभी हासुमी एक रेनकोट पहनने लगता है। इससे पहले वो बच्चे कुछ समझ पाते, हासुमी ने अपनी शॉटगन निकाली और उन्हें गोलियों से उड़ा दिया। एक एक करके सभी गिरने लगे और हासुमी मजे से आगे बढ़ता गया। वहीं दूसरा ग्रुप जिन्हें हासुमी पर भरोसा नहीं था, वो बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन अफसोस हर एक दरवाजा और खिड़कियां लॉक थीं। पर उनमें से एक लड़का भाग निकला। वो स्कूल के बाहर पहुंचा और मदद मांगने के लिए एक आदमी के पास गया। उसे पता नहीं था कि गोली कौन चला रहा है, इसलिए वो पुलिस को हासुमी का नाम नहीं बता पाया। वो चाहता तो अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता था वो स्कूल के अंदर फंसी हुई थी। उसे बचाने के लिए वो वापस दौड़ा। वहीं दूसरी ओर वो लड़की रस्सी से उतरने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार दोनों मिले। उसे जिंदा देखकर वो लड़का खुशी से चिल्लाया और कहा कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन हासुमी ने उन्हें खिड़की से देख लिया। हासुमी ने उसकी ओर बंदूक तानी, लेकिन उस लड़के ने भी उस पर एरो चला दिया। जैसे ही हासुमी ने शूट किया, उसकी गोली के छल्लों से उस लड़की का तीर मुड़ गया और उसकी चलाई गोली सीधा उस लड़की के सीने में जा धंसी। उसकी लाश देखकर वो लड़की रोने लगी, लेकिन हासुमी ने उसे भी मार डाला। क्ले की आवाज ने हासुमी को कहा कि जल्दी करो हासुमी, समय खत्म होने वाला है। जिसके बाद हासुमी बाकियों का शिकार करने निकल पड़ा। हासुमी ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया, वही रस्सी जिसे कुछ देर पहले उस लड़की ने उतरने के लिए इस्तेमाल किया था। स्टूडेंट्स को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि उन्हें वो रस्सी काट देनी चाहिए थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। गुस्से और डर से वो एक दूसरे को दोष देने लगे, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, हासुमी उनके सामने खड़ा हो गया। स्टूडेंट्स ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया, लेकिन हासुमी ने अपनी शॉटगन निकाली और उनके पीछे दौड़ पड़ा। इस बीच रायका और उसके दोस्त एक कोने में छिप गए। डरी हुई रायका ने कहा कि हमें इमरजेंसी एस्केप रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। उधर हासुमी मासाहिको से टकरा गया। मासाहिको ने उसे गौर से देखा और उसकी निगाहें हासुमी के पैरों की ओर गईं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि हासुमी ने उसके आर्ट टीचर को फंसाने की साजिश रची थी। उस लड़के ने अपनी पूरी ताकत से हासुमी पर हमला किया, लेकिन शॉटगन ने उसके चीथड़े उड़ा दिए। रायका और उसके दोस्त ने इमरजेंसी एस्केप स्लाइडर को तैयार कर लिया, लेकिन खुद भागने से पहले उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने मरे हुए दोस्तों को अपने कपड़े पहना दिए और उन्हें उस स्लाइडर से नीचे फेंक दिया।
कुछ देर बाद हासुमी वहां पहुंचा और जब उसने देखा कि आखिरी बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है तो उसने उस पर गोलियों की बौछार कर दी ताकि कोई भी जिंदा न बचे। अपने आखिरी शिकार को मारने के बाद उसने चैन की सांस ली और वहां से निकल गया, बिना ये जाने कि वे लाशें राइका और उसकी दोस्त की नहीं थी। उसने आर्ट टीचर के लिए एक सुसाइड नोट लिखा और फिर उसकी मौत को भी ऐसे प्लान किया कि सभी को लगे कि उसने स्टूडेंट्स को मारने के बाद सुसाइड कर लिया। इसके बाद उसने खुद को हथकड़ियां पहनाई, उसने अपने आप को लहूलुहान कर लिया और वो जमीन पर लेट गया ताकि कोई उस पर शक न करे। कुछ देर बाद पुलिस आई और देखा कि पूरा स्कूल जलकर राख हो गया था। बचे थे तो वो सुसाइड नोट्स जिन्हें हासुमी ने बड़ी चालाकी से छुपाया था। किसी ने भी हासुमी पर शक नहीं किया, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स ने राइका और उसके दोस्त को ढूंढ लिया। वो दोनों जिंदा थे, जिससे हासुमी का परफेक्ट प्लान खराब हो जाता है। हासुमी ने तुरंत एक हमदर्द चेहरे का मुखौटा पहन लिया और चिंता जताते हुए उनके पास गया, लेकिन तभी राइका के दोस्त का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि ये सब इसी ने किया है, हत्यारा यही है। जैसे ही हासुमी उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, डिटेक्टिव्स ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद राइका का दोस्त भागता हुआ नर्स के ऑफिस की तरफ गया। वहां से उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस उठाया जिसमें मरने वाले बच्चों की चीखें रिकॉर्ड हुई थी। रिकॉर्डिंग में सभी हासुमी का नाम चिल्ला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए हासुमी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हासुमी को ले जाया जाने लगा, राइका ने घबराते हुए पूछा कि तुमने के साथ क्या किया। हासुमी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उसने हंसते हुए कहा कि ये सब ऊपर वाले की इच्छा थी, उन्होंने मुझे उन राक्षसों का सफाया करने के लिए चुना था। राइका का दोस्त डर से कांप उठा। उसने कहा कि ये पागल हो गया है, लेकिन राइका ने हासुमी की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि ये तो बस उसके असली प्लान की शुरुआत थी। वहीं दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं, जिसके सर से बहुत सारा खून बह रहा था, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा थी। वो हासुमी का नाम पुकारती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।